नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बच्चों को बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। कुछ मैंने इनके बारे में फैक्ट्स भी लिखवा दिए हैं और मैं इनके बारे में शुरू से अंत तक जो जो लगभग पार्टिकुलर काम किए उनके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोगों को इतना तो मालूम है ना कि महात्मा गांधी कौन है? वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। क्या है? उन्होंने हमारे भारत की आज़ादी में बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम में क्या क्या किए हैं वो आज हम लोग जानेंगे। बहुत सारे लड़कों के माइंड में ये भी रहता है ना कि महात्मा गांधी जैसे बेवकूफ़ व्यक्ति कोई नहीं थे। ऐसे ऐसे हमारे घर में भी लोग बोलते थे, पहले भी हमारे घर में यही लोग बोलते थे ना कि महात्मा गांधी बहुत बुरे थे, वो हमारे देश के कम अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, वो मुस्लिमों के बारे में कम हिंदू के बारे में ज़्यादा सोचते थे। ये सब के सब फर्स्ट बात है, ये सब झूठी बात है। अब ये कैसी बात है ये हम आज पढ़ाएंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। वो मरे कब थे? 30 जनवरी 1948 में। यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ जस्ट उसके एक साल बाद। उनको मारने वाला और कोई नहीं है, हमारे देश का ही एक व्यक्ति थे और वो उन व्यक्ति का नाम क्या है? नाथूराम गोडसे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1948 में वो मर गए। इसका मतलब कि एक साल के गैप में वो क्या हो गए? डेड हो गए हमारे देश को आज़ाद करने के बाद। अब आते हैं उनके जन्म से लेकर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है। उनका पूरा नाम क्या है? उनके माता पिता के बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सब लोग लगभग बहुत जानते हैं। उनके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, हु इज महात्मा गांधी, हु वाज महात्मा गांधी, ये आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है? महात्मा, उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके ऊपर उनको महात्मा बोला गया। और महात्मा बोलने वाले व्यक्ति, महात्मा का जो पद देने वाले व्यक्ति हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन है। सब लोग जानते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? हमारे जो नेशनल एंथम है ना, हमारा नेशनल एंथम, उनको उसको लिखने वाला कौन व्यक्ति है? जैसे कि जो जन गण मन है ना, उसके लेखक कौन है? उन्होंने उनको पद दिया है कौन सा? महात्मा का। पहली बार उनको बोला आप महात्मा हो, आपको उन्होंने प्रोनाउंस किया था कि महात्मा गांधी है। ठीक है, उनको पहले लोग गांधी गांधी से बुलाते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार प्रोनाउंस किया था महात्मा गांधी। चलो उनका जन्म से लेते हैं। 1869 में उनका जन्म हुआ। 1893 में वो, पहले तो 1893 तक वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, लॉ की पढ़ाई कर लेते थे। लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं उस वक्त तक, 1893 तक। वो पढ़ाई करने के बाद वो क्या हो गए? वकील हो गए। क्या हो गए? वकील। वो वकालत हमारे इंडिया में नहीं कर रहे थे, वो पढ़ाई हमारे इंडिया में नहीं की। पढ़ाई कहाँ की? साउथ अफ्रीका में की। साउथ अफ्रीका में क्यों? आजकल हम जितने भी बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं या नेताजी नेहरू हो गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कहाँ पढ़ाई किए हैं? इंग्लैंड में, ये कहीं और नहीं। और एक अफ्रीका देख लो, अफ्रीका जो कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ना, सबसे नीचे वाला हिस्सा साउथ अफ्रीका। उस देश में जो जहाँ पर मतलब एजुकेशन उतना नहीं था, उस देश में जाकर महात्मा गांधी ने एक वकालत का काम किया था, वकालत का डिग्री लिया था। मतलब वहाँ पर पढ़ाई किए थे, वहाँ पर काम भी कर रहे थे। 1893 में वो वहाँ गए थे और वो 1915 में हमारे भारत में आ गए। यानी कि लगभग डेढ़ कितना हो गया? लगभग 20 साल वो वहाँ तक रुके, लगभग 20 से 25 साल। और उसके बाद हमारे इंडिया में आ गए। इंडिया में आए वो 1915 में। कब आए? 1915 में। जब इंडिया में वो आए तो उन्होंने देखा यार हमारे भारत के जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा गरीबी के नीचे आ चुके हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एक भेदभाव है। और भेदभाव कैसा कि आप अगर इस जाति से बिलोंग करते हो तो आपको हम इस मंदिर में नहीं घुसने देंगे। आप अगर इस जाति से बिलोंग करते हो, जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं ना कि चमार या उससे भी छोटे छोटे जो कास्ट होते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ बोलने के लिए, लेकिन हाँ आज हम उनको एक नाम से भी जानते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिसे हम लोग बोलते हैं SC और ST। ठीक है, उन लोगों के जो कास्ट थे ना, पहले बहुत ज़्यादा लोग मानते ही नहीं थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा निचला जात में माना जाता, मतलब कि एकदम नीचे। उन लोगों को लोग अपनी तरफ बराबर नहीं मानते थे। अगर मान लो कि यहाँ पर सन का टेम्पल है या किसी भगवान का मंदिर है, चाहे वो हनुमान जी का हो चाहे राम जी का हो, तो लोग उसको घुसने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि आप छोटे जात हो। जब आप इसके अंदर आओगे तो हमारे मंदिर में क्या हो जाएगी? हमारा मंदिर अधर्मी हो जाएगा। हमारे मंदिर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से छुआ जाएगा जो व्यक्ति
मतलब कि अच्छा नहीं है, अच्छे कास्ट से बिलोंग नहीं करता। इसलिए लोगों की मानसिकता को हटाने के लिए गांधी जी ने पहले सोचा ना कि सबसे पहले अगर भारत का विकास करना है तो इन लोगों के दिमाग में से ये चीज़ हटाना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है और कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। कुछ समझ में आया कि आज हम लोग के देश में बगल में यहाँ पर भी देखते हैं ना कि कोई अलग अलग कास्ट है, कोई यहाँ पर यादव है, कोई यहाँ पर राजपूत है, कोई यहाँ पर सिंह है, कोई यहाँ पर SC/ST से बिलोंग करता है, कोई यहाँ पर जनरल से बिलोंग करता है। सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं ना। क्यों? पहले के लोग नहीं पढ़ पाते थे। पहले के लोग तो वहाँ से उसको भगा देंगे कि तुम यहाँ देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि तुम छोटे जात के हो। इस छोटे जात वाला जो मानसिकता है ना, ये शुरू से ही चली आ रही थी, ज़्यादा शुरू से नहीं। पहले जो राम और महाभारत या रामायण का काल था ना, उस वक्त इतना छुआछूत नहीं चलता था। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ चुका है। गांधी जी ने सोच लिया कि अगर मुझे इस भारत को सुधारना है या इस भारत के लोगों को कुछ सुधारना है या कुछ इनमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनके दिमाग से ये छुआछूत वाली जो बात है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो मान लो कि एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात, वो 1915 में आए। 1915 में जब आए तो उन्होंने एक और चीज़, और वो क्या था, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा देश किसी देश से गुलाम था। उस देश का नाम क्या था? अंग्रेज तो वो थे। देश का नाम क्या था? इंग्लैंड था। क्या था? इंग्लैंड। इंग्लैंड एक प्रकार का किंगडम है। क्या है? किंगडम। इंग्लैंड में 4 देश, इंग्लैंड एक प्रकार का किंगडम है। इसके 4 किंगडम को मिलाकर हम लोग बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। जिससे हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। तब ना हम बोलते थे कि ब्रिटिशर आया 1600 ईस्वी में। ब्रिटिशर में ये व्यक्ति पहले यहाँ पर आया था, उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री डाली थी, ये काम किया था, वो काम किया था। हम पढ़े हैं ना सबके सब। लेकिन ब्रिटिशर क्यों बोलते थे उस वक्त? इंग्लैंड क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि वहाँ पर चारों जो किंगडम थे ना, सबको मिलाकर बोला गया। चारों किंगडम का नाम कौन बताएगा मुझे? एक था इंग्लैंड, एक था स्कॉटलैंड, एक था वेल्स और एक था आयरलैंड। ये चारों के चारों मिलकर और वो क्या बनाए थे? एक प्रकार के यूके बनाए थे। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। इससे हम लोग बोलते थे ब्रिटेन। क्या बोलते थे? ब्रिटेन। सॉरी, वहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बगल वाले में क्लास चल रही है। आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। इसके बाद अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन जब हमारे देश पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो गांधी जी ने देखा कि यार ये लोग ना बिन मतलब का शासन करो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अत्याचार बहुत कर रहे हैं। अत्याचार का मतलब जाओ मैं बोलना कि थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, और ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। जाओ आ जाओ लोग कमेंट। तो हमारे देश में गांधी जी ने देखा कि ये लोग शासन तो कर रहे हैं, लेकिन एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से शासन नहीं कर रहे हैं। रूल रेगुलेशन का मतलब कि शासन करो, ठीक है, आज भी हमारे ऊपर शासन नहीं करते, सरकार के शासन नहीं करती है ना, लेकिन हमारे हित में काम करती है। वो लोग क्या करते थे? हमसे यार खेत में अनाज उगाते थे और प्लस में हमसे ही 4 गुना उसके ऊपर क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। मान लो कि 10 किलो हो गया ना, तो उसमें से 6-7 किलो तो वही ले लेंगे, बचेगा क्या? 3-4 किलो। उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा भाई? उसमें हम लोग का सारा देखना भी तो पड़ता है, उससे हम लोग पेट कैसे भरेंगे? इन लोग इस सब चीज़ देखकर गांधी जी ने सोच लिया कि एक तो हमारे देश के लोग में यूनिटी नहीं है। क्या नहीं है? यूनिटी मीन्स एकता। अब तुम बोलो ना कि एकता क्या होती है? एकता का मतलब कि जैसे हमारे घर में एकता होती है ना, कि हमारे बहन या भाई या माता या पिता जब भी किसी से कुछ हल्ला होता है या मतलब जैसे कि झगड़ा होता है ना, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, फैमिली एक साथ हो जाती है, अपने साथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड यूनिटी। इसे इंग्लिश बोलते हैं यूनिटी। एकता का मतलब सिर्फ घर में ही नहीं होता, हमारे इस स्कूल में भी तो यूनिटी है ना। हमारे पूरे क्लास के लड़के एक साथ रहते हैं, एक साथ बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो एक साथ करते हैं, खाना खाते हैं शेयर भी करते हैं। इसका मतलब कि इन लोगों में क्या है? यूनिटी है। लेकिन उस वक्त हमारे इंडिया में यूनिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग के दिमाग में यही था कि हमारे इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, हम बड़े हैं तो हम बड़े रहेंगे, हम छोटे हैं तो हम छोटे रहेंगे। बड़ों को और छोटों को लोग अलग अलग मानते थे। तो यूनिटी कहाँ रहेगी? और यूनिटी नहीं रहेगी तो क्या हमारा देश कभी आज़ाद हो पाएगा? क्योंकि सब लोग सोचेंगे ना कि हम यार अमीर हैं। और उस वक्त क्या चलता था? राजशाही चलता था। राजशाही का मतलब राजा होता था, कोई सरकार नहीं होती थी, ना ही मोदी सरकार, ना ही नीतीश कुमार आज जो होते हैं ना सरकार, इस प्रकार की कोई भी सरकार नहीं थी। उस वक्त डेमोक्रेटिक नहीं था। उस वक्त हमारे यहाँ किसका शासन था? राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र चलता था उस वक्त। तो उस वक्त राजा होते थे और उनकी एक प्रजा होती थी। जैसे उस वक्त हम लोग पढ़ते थे ना कि हमारे बिहार का ओल्ड नेम क्या था? मगध।
तो उस प्रकार के एक मगध का राजा हुआ करता था, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो पूरे मगध का क्या करता था, देखभाल करता था। सेम इसी प्रकार का आपका चले जाओ राजस्थान में, जयपुर का एक मान लो कि राजा होता था, और पूरे राजस्थान और बगल में दिल्ली वाला क्षेत्र को क्या करता था, वो अपने अंदर देखता है। सेम इसी प्रकार जब राजतंत्र रहेगा तो उस वक्त कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई काम हो पाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा ना। तो धीरे धीरे वो लोग ब्रिटिशर क्या कर लिए, हमारे देश को गुलाम बना लिए। अभी भी वही माइंडसेट चल रहा था कि हम राजा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इस प्रकार के राजा उस वक्त भी थे। गांधी जी ने सोच लिया सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन लोगों में छुआछूत का हटाना है, छुआछूत के जो भेद है, भेदभाव है, उसको हटाना है। दूसरी बात, अंग्रेजों को यहाँ से कैसे भी करके मुझे भगाना है, और भगाने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, अगर मार के चाहे तो मार कर भगा सकते हैं, वो उन्हीं को मारने लगेगा सब। क्यों भाई, आप एक लौते हो, और सारे लोग यहाँ पर अमीर गरीब देखते थे। एक और खासियत गांधी जी में, गांधी जी कोई मिडिल क्लास फैमिली के नहीं थे, वो अच्छे खासे फैमिली के थे, मतलब उनको पैसा खाने पीने का, आप लोग देखते हो ना, जब से आप लोगों ने गांधी जी का पिक्चर देखा होगा, वो आप लोग देखते होंगे कि उसमें वो हमेशा धोती और कुर्ता में जरूर मिलते थे। उनके पास शर्ट पैंट क्या नहीं होता था, क्या उनके पास नहीं था? हाँ। लेकिन फिर भी वो क्यों पहनते थे? वो आप तुम बोलो ना कि वो कल्चर है हमारे देश का, नहीं, बात ये नहीं है। एक बार ना वो हमारे देश में कहीं गुजर रहे थे, गुजरने का मतलब कहीं से घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक औरत है, उस औरत की जो साड़ी थी वो फटी हुई थी, ठीक है, और फटे होने के कारण वो साड़ी वो वही पहन रही थी। क्यों? उससे गांधी जी ने पूछा कि क्या आपके पास कोई और कपड़ा नहीं है ढंग का पहनने के लिए? तो उसने बताया कि ये कपड़ा मैं आज से लगभग 1 से 2 साल पहले से ही पहन रहा हूँ, मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं है। वो भी हैंडक्राफ्ट था, मतलब ये हाथ से बनाया हुआ साड़ी था, कहीं किसी से खरीदा हुआ साड़ी नहीं था। ये जब उन्होंने देखा ना, और वो उस वक्त कोट पैंट पहने थे, कौन? महात्मा गांधी जी, क्योंकि वो वकील थे ना, वकील व्यक्ति तो धोती कुर्ता पहनेंगे नहीं, तो उस वक्त घूम रहे थे अपने कोट पैंट पहनकर। तो उन्होंने जब ये देखा कि आज इंडिया की औरत के शरीर पर कपड़ा नहीं है और हम यहाँ कोट पैंट पहनकर घूम रहे हैं, कितनी शर्म की बात है कि नहीं? हम लोग भी किसी को देखते हैं, किसी गरीब को भीख मांगते हुए, तो हम लोग भी सोचते हैं यार मेरे पास सब चीज़ है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, इन लोगों के पास तो घर ही नहीं है। पैसे की तो बात ही हटाओ, बारिश में कहाँ रहते हैं, खाते क्या होंगे, पीते क्या होंगे, सोचते नहीं हो कभी? सेम इसी प्रकार की फीलिंग आई थी गांधी जी। उन्होंने वो एक प्रण लिया, और प्रण में क्या बोला कि आज से मैं ये जो कपड़ा पहना हूँ ना, ये कोट पैंट, ये मैं कभी नहीं पहनूंगा, इसे मैं त्याग लेता हूँ, और आज से मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा? क्यों? क्योंकि ये मैंने वो अपने जो धोती कुर्ता पहनते थे ना, वो अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़ा। तुम लोग देखे होगा ना, वो चरखा बहुत ज़्यादा चलाते थे, और उसी चरखा से उन्होंने बुनाई की थी। किसकी? रेशम से मतलब कपड़ा बनाया था, और उसी धोती कुर्ते को वो हमेशा पहनते थे, यानी कि हैंडीक्राफ्ट। इसलिए ना वो 1905 में एक और आंदोलन किए थे। 1905 में वो आंदोलन नहीं किए थे, हमारे देश में एक और चला था कि स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि जो ब्रिटिशर के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, जैसे आज हम लोग जीन्स पैंट पहनते हैं ना, तो ये हमारे इंडिया में नहीं बनती थी, ये कहाँ बनता था? कहीं और बनता था। तो वो कपड़ा हम लोग पहनते थे, और बताओ वो ब्रिटिशर के पास तो सूती वस्त्र होता नहीं था, सूती रेशम नहीं होता था। हम लोग आज जो पढ़ते हैं ना कॉटन, उन लोगों के पास वो नहीं होता था। वो हमारे पास से कॉटन खरीद कर उससे फैक्ट्री में कपड़ा बनाकर फिर हमारे ही देश में महंगा बेचते थे। मतलब एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कि यहाँ से 100 रुपये किलो क्या ले गए, 100 रुपये किलो कॉटन ले गए, और उस कॉटन से उन्होंने 4 कपड़ा बना लिया। कितना कपड़ा बनाया? 4। और 4 कपड़ा का रेट यहाँ से 100 रुपये किलो कॉटन ले गए। 1 किलो कॉटन का मान लो लगभग दाम होता है 1000 मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 1000, 100 रुपये मान लो, क्योंकि उस वक्त महंगाई नहीं थी। 100 रुपये का 1 किलो कॉटन, कितना? 100 रुपये में कितने किलो कॉटन? 1 किलो। सुन रहे हो ना, बोल तो नहीं हो गए? ठीक है, 100 रुपये किलो में, 100 रुपये में 1 किलो कॉटन। वो लोग 1 किलो कॉटन लेकर ब्रिटिश हुकूमत में पहुँचे, अपने इंग्लैंड पहुँचे, और वहाँ से उसको फैक्ट्री में कपड़ा में तब्दील करके यहाँ लाकर बेच रहे हैं 1000 में 4 कपड़ा। कितना? 1000 में 4 कपड़ा। मतलब सोच लो कि 100 रुपये का चीज़ वो लोग कितने में बेच रहे हैं, यानी कि हमसे ही कॉटन खरीदते हैं और हम ही को बेच देते हैं 1000 में। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 900 रुपये। यानी कि हमारे देश का पैसा और हमारे देश का वो रेशम
दोनों जाता था और फायदा उन लोगों को था। क्या बात है नहीं चालाक वाला बात। तो हमारे देश के लोग सोचे यार कि ये हमें क्यों नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज हम स्वदेशी आंदोलन कराते हैं। स्वदेशी का मतलब कि अपना बनाया हुआ, स्वदेशी स्वयं और हमारा देश का, इसका मतलब स्वदेशी हमारे देश का ही कपड़ा हम लोग खुद से बनाएंगे। तो हमारे पास तो फैक्ट्री थी नहीं, क्या था, चरखा था, उसी से तो हम लोग कुछ बना सकते थे। इसलिए हमारे देश के लोग अब से सोचने लगे कि अब हमें कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे करके सारे ब्रिटिशर अपने देश में हमारे घर से धन, हमारा जो धन है वो अपने देश में लेकर चले जाएंगे। फिर शांत हो जाओ। फिर उसके बाद अब आते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी ना सबसे पहले एक सत्याग्रह किए थे, और वो सत्याग्रह एक अच्छी बात है, हम लोग अभी बिहार से है ना, तो उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था ना वो कहाँ से किया था, बिहार से। और बिहार में एक तुम लोगों ने चंपारण नाम का जगह नाम सुना होगा, चंपारण नाम का जिला सुना होगा। इससे हम लोग एक पूर्वी चंपारण सुनते हैं और एक पश्चिमी चंपारण। ये चंपारण पहले एक ही हुआ करता था, आज ये डिवाइड हो चुका है। जो आगे है वो पूर्वी, जो पीछे है वो पश्चिमी। इस प्रकार के चंपारण हट चुका है। तुम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा होगा ना चंपारण के बारे में, वो क्या, हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि, वो कहाँ है, वेस्टर्न चंपारण, ठीक है। तो उसी चंपारण में उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था, और सत्याग्रह का मतलब उसमें हम लोगों ने नाम दिया, वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट ही था। उन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट क्या चलाया था, क्यों चलाया था, तो चंपारण के लोग, खासकर हमारे बिहार के लोग खेती बहुत ज़्यादा करते थे, और खेती में ना वो लगान बहुत अधिक लेते थे। कौन, ब्रिटिशर। तो गांधी जी ने सोचा यार खेती हम करें और खाए ये लोग, मेहनत हम करें, खाए ये लोग, सारा काम हम करें और खाए ये लोग। गलत बात है कि नहीं बात है। मान लो कि 10 किलो हम उपजाते हैं और तुम लोगों को 7 से 8 किलो दे देते हैं, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो इसके खिलाफ कि आप लोग हमसे इतना टैक्स नहीं ले सकते, किसान की भी ज़िंदगी होती है, इसलिए उस वक्त किसान अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेते थे, वो लोग मर जाते थे। किसके कारण, अंग्रेजों के कारण। क्यों, वो लोग टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे यार। खेती वो किसान करते थे और वो लोग टैक्स के रूप में सारे के सारे अनाज लेकर चले जाते थे। तो अब आते हैं उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में थोड़ा सा टैक्स कम हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं 1921 में। कब, 1921 में। उस वक्त चलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिससे हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं, असहयोग नाम से। अच्छा, सहयोग का मतलब क्या होता है, हेल्प। हाँ, यहाँ पर है असहयोग। असहयोग का मतलब मदद मत करो, किसी मदद मत करो, भारत की या उस ब्रिटिशर की। यस, यानी कि जो ब्रिटिशर है ना उनके सारे काम में असहयोग करो, किसी में सहयोग। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश का पहला जो मूवमेंट है ना जो ब्रिटिशर को भगाने में काम आया था, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। किसी किसी लोग का मानना है ना कि अगर देश हम लोग का चाहता, अगर ये 1922 में नहीं रुकता ना, 1922 में एक चौरी चौरा कांड हुआ था, उस वक्त ना ये क्या हुआ, ये गांधी जी ने बोला ना कि अब ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा। इसीलिए ना गांधी जी पर लोग सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं कि अगर गांधी जी उस वक्त इस मूवमेंट को बंद नहीं करवाते ना, तो हमारा देश लगभग 25 के करीब में आज़ाद हो जाता। क्या हो जाता, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। कब, और लोगों का नाम क्या था कि अगर ये 1921 वाला असहयोग आंदोलन अगर बंद नहीं होता ना, तो हमारा देश 1925 में ही आज़ाद हुआ था। तो कब वाला आज़ाद होता, 1925। सोच लो, उससे लगभग 25 साल पहले ही आज़ाद। इसलिए लोग सबसे अधिक गांधी जी पर नाराजगी व्यक्त करते हैं इसी के कारण कि आखिर गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बंद कर दिया। मजबूरी ये थी ना कि इस मूवमेंट का मतलब यही था कि हम लोग शांति से, एक सच्चाई से, एक पीसफुली मूवमेंट कर रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान थे जो कहीं कहीं दंगा विरोधी कर रहे थे। दंगा विरोधी का मतलब जैसे आजकल तुम देख रहे हो ना, आर्मी वाले कहीं आग लगा दे रहे हैं, कहीं ट्रेन फूक दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, किसी का गाड़ी जला दे रहे हैं, किसी का सर फोड़ दे रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन को कुछ फोड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं है। सेम उसी प्रकार का उस वक्त भी हुआ था। गांधी जी ने तो सोच लिया कि ये लोग हमारे मूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मूवमेंट का एक ही मतलब है
और वो मतलब है नॉन वायलेंस। उनका शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्या था? नॉन वायलेंस। कॉन्सेप्ट का मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हम आज से अहिंसा ही करेंगे, हिंसा करेंगे ही नहीं। हिंसा करने का मतलब किसी को पीटेंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं। तुम लोग शायद सुने होंगे कि गांधी जी के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है कि गांधी जी के बारे में लोग बोलते हैं ना कि कोई उनको एक थप्पड़ मारता था, अगर वो चुप रहे नहीं, कोई गांधी जी को बोलता था, एकदम शांत हो जाओ बाबू, थोड़ा सुनने दो हम लोगों। कोई गांधी जी को बोलता था ना कि गांधी जी के जब एक थप्पड़ कोई मारता था तो गांधी जी दूसरा गाल क्या कर लेते थे? आगे कर लेते थे। वो उसको जवाब नहीं देते थे। वो बोले कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर एक थप्पड़ से खुशी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरी बात माननी पड़ेगी। एक थप्पड़ मान के अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिल रहा है तो ठीक है, सुकून मिले। लेकिन आज के लड़के क्या बोलते हैं? अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मार देगा तो हम उसका जवाब ईंट से देंगे, और मुझे वो ईंट से मारेगा तो हम पत्थर से देंगे, वो मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो हम उसे एक चप्पल मारेंगे। इस प्रकार के होते नहीं है आज के लड़के, ये गलत बात। और हाँ एक बात वो और बोलते थे, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास विरल हो। उनका एक डायलॉग था कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मान लो कि वो शक्तिशाली इतना है कि जो उसको एक थप्पड़ मारा उसको वो चाहे तो उठाकर फेंक सकता है, अगर उसने उसको माफ कर दिया तो ये उसकी क्या हो सकती है? एकदम ट्रूथफुलनेस, एकदम नॉन वायलेंस, ये कहलाएगी। क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास विरल हो, जिसके पास ताकत है ना, अगर वो क्षमा करता है ना तो उसकी एक अच्छाई मानी जाएगी। लेकिन जो शुरू से ही कमजोर है, अगर वो किसी को माफ करता है, यानी कि वो क्या है? डरपोक है। क्या है? डरपोक। एक मतलब समझ लेना, यहाँ पर शक्ति है तुम्हें उसको माफ करने की। तुम चाहो तो उसको पीट भी सकते हैं, लेकिन तुमने उसको क्या किया? माफ किया। ये तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन अगर तुम्हारे में शक्ति ही नहीं है और वो बहुत बड़ा पहलवान और उसने तुमको एक थप्पड़ मार दिया और तुम क्या बोले? जाओ, तुमको छोड़ दे रहे हैं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम मेरा क्या कर लोगे? ये हुआ ना कमजोर, ये हुआ ना वीकनेस। यहाँ पर तुम्हें माफ नहीं करना, उससे लड़ना पड़ेगा तुम्हें अपना हक लेने के लिए, नहीं तो वो तुम्हें क्या कर देगा? दबा देगा। लेकिन तुम शक्तिशाली हो तो उसका बात मानो। गांधी जी का सेम यही कॉन्सेप्ट था, नॉन वायलेंस। लेकिन कब? जब तुम मजबूत हो तब। गांधी जी मजबूत थे। अगर तुम लोग जानो तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन उस वक्त लगभग 20 से 40 करोड़ थी, 20 से 30 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली 1920 के करीब में। और उस वक्त ब्रिटिशर की पॉपुलेशन जानते हो कितनी थी? लगभग कुछ लाख में थी, 1 करोड़ भी नहीं थी। यानी कि अगर हमारे इंडिया के लोग चाहें तो एक ब्रिटिशर पर 10-10 लोग मिलकर भी पीट सकते थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर क्या कर रहे थे? हमारे ऊपर राज। ऐसा क्यों? उन लोगों में यूनिटी थी। क्या थी? बहुत अच्छा। उन लोगों में क्या था? हमारे यहाँ यूनिटी नहीं थी। गांधी जी ने पहले आकर देखा था कि हमारे यहाँ तो लोग यार खुद दूसरे से जलन कर रहे हैं कि तुम मंदिर में नहीं आओगे, तुम मेरे घर में नहीं आओगे, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम ये नहीं करोगे। उनमें तो खुद यूनिटी नहीं थी भाई, वो खुद जाकर लड़ेंगे कैसे? और उन लोगों को लड़ना भी होता ना तो पहले बोलते कि तुम कौन से जात से बिलोंग करते हो? राय जी हो, राजपूत हो, आ जाओ तुम मेरे साथ आओ। और जो छोटे जात के हैं तुम हटो ना यार, तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या वो जीत पाते कभी? सबको लेकर चलो तब जाके जीतोगे। एक और कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा डीपली, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1931 में ना गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, एक भीमराव अम्बेडकर के बारे में तुम जानते हो ना? ये कौन है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? फादर है। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने द्वारा बनाया था, लिखा था, ठीक है? हमारे संविधान को लिखा था। ये संविधान के पिता कहे जाते हैं, ठीक है? और ये पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, कानून मंत्री भी पहले हमारे यही थे। ये भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, ये कौन से जाति से बिलोंग करते थे? ये ना छोटे जात से बिलोंग करते थे, ठीक है? और ये इनका कास्ट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जैसे हम लोग आजकल राम नहीं बोलते हैं, राम एक होता है कास्ट उन लोग के, नहीं जैसे SC ST नहीं होता, उसी कास्ट से ये बिलोंग करते थे भीमराव अम्बेडकर। तो इनको ना कोई ज़्यादा लोग भाव नहीं देते थे, इनको लोग सोचते थे यार छोटा जात क्या है, ये क्या करेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उनका एक डायलॉग भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना मरेगा, दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी कि
शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ से अलग नहीं कर सकती, चाहे छोटे जात के हो चाहे बड़े जात के हो। देखो छोटे जात के होकर भी हमारे सबसे बड़े चीज़ हमारे भारत के संविधान को लिखे थे, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर कोई है ना तो वो हमारे इंडिया का संविधान है। इनकी हैंडक्राफ्ट है, हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। 26 नवंबर 1949 को तो तैयार हुआ था और 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, बनने में कितना टाइम लगा था इसको? 2 साल। हाँ 2 साल 11 महीने और 18 दिन। देखो तो कितना मिनट का वीडियो हो गया? 20 मिनट्स हो जाएंगे तो हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, 25 हो जाए, चलो 5 मिनट और होते हैं, 5 मिनट और। ठीक है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हो पाएगा तो फिर ज़्यादा एंगेज हो जाएगा, अपलोड करना छोड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 1931 में गांधी और इरविन समझौता होता है। गांधी और इरविन समझौता का मतलब गांधी जी ना 12 मार्च को हम लोग का एक दांडी यात्रा चलता है। 12 मार्च को क्या चलता है? दांडी यात्रा। कब? 1930 में। दांडी यात्रा ना हमारे यहाँ एक नमक सत्याग्रह चला था। उसको नमक सत्याग्रह का मतलब कि नमक पर हम लोग का कर बहुत ज़्यादा लगता था। गांधी जी का कहना था कि नहीं, हम नमक पर कोई कर नहीं देंगे और ब्रिटिशर हम लोग को लूट रहे थे। इन्होंने उस पर एक दांडी यात्रा किया था। ठीक है, जिसे हम लोग बाद में नमक सत्याग्रह के बारे में भी लगभग जानते हैं। उस वक्त ना उन्होंने एक इरविन का मतलब उस वक्त जो ब्रिटिशर के रूलर थे, उस वक्त जो उसका हेड था वो इरविन था। तो उन्होंने इनसे क्या किया? समझौता किया, पैक्ट किया कि भाई समझ जाओ, ये जो आंदोलन कर रहे हो ना इसे बंद करो, हम लोग इसको हटा देंगे, टैक्स को हटा देंगे, आज से ये काम बंद हो जाएगा। ठीक है, और 23 मार्च को तुम लोग जानते हो कि 23 मार्च 1931 को हमारे सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे नौजवान व्यक्ति, सबसे महान पर्सनालिटी भगत सिंह को क्या हुआ था? फांसी हुआ था। और गांधी जी के बारे में एक और बात बोला जाता है कि गांधी जी अगर चाहते ना तो भगत सिंह को क्या कर लेते? बचा सकते थे। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं, हम अपने से नहीं बोले, कहीं से हम भी पढ़े हैं, कहीं से सुने हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट ये था कि गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को मरवाया नहीं था, बचाया नहीं था। क्या नहीं किया था? बचाया नहीं था। एक कारण था और कारण ये था कि वो एक बात चाहते थे, उन्होंने पहले से ही किया था ना, कहा था ना कि नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। भगत सिंह कैसे थे? मारो पीटो काटो पीट ये हटाओ इस प्रकार के थे, मतलब कि वो हमेशा वायलेंस करते थे। अगर अंग्रेज दिख गया ना तो इसको गोली मार दो, इसे कैसे भी हटाओ। लेकिन गांधी जी का नाम क्या था? हम शांति से वार्तालाप करके इनको हटाएंगे। लेकिन भगत सिंह क्या कहते थे? हम तो मार के हटाएंगे। यानी कि जो गांधी जी थे और भगत सिंह थे, इन लोगों की जो मानसिकता थी दोनों की अलग अलग थी। क्या थी? अलग अलग थी। इसलिए गांधी जी चाहते थे ना कि जो मेरी सोच है वो हमारे देश के लिए क्या होगी? अच्छी होगी। अगर ये भगत सिंह के विचार वाले सारे हो गए ना तो वही होगा जो आज रेलवे की हालत हो रही है। भगत सिंह वाले अगर सोच के और व्यक्ति पैदा हो गए हैं तो आज वही होगा जो आज रेलवे की हालत है। आज लोग इतना वायलेंस कर रहे हैं, इतना वायलेंस करने का मतलब कि ट्रेन जलाते रहे। ट्रेन जलाने से क्या आपको कुछ सहमति होगी? क्या सरकार आपके पक्ष में जाएगी कभी? ट्रेन भाई आपका प्रॉपर्टी है, आप खुद उसको जला रहे हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप क्या हो, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। मेरा मकसद ये है कि जो आप वायलेंस करते हो ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ गलत होता है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट मत देखो, होने दो, जितना MB का हो होने दो, हम कैसे नहीं कैसे अपलोड करते हैं। तो आज के लोग ना वो क्या करते हैं? भगत सिंह वाली कॉन्सेप्ट लाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्या होता था कि हम वायलेंस करेंगे, इसको पीट कर भगाएंगे। किसको? अंग्रेज को। सेम वैसे ही तो आज कर रहे हैं लोग। आज क्या कर रहे हैं? इसमें आग लगा दे रहे हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं, इसका मतलब वायलेंस कर रहे हैं। शांति से कहो ना भाई, कहीं शांति से एकदम बैठ जाओ, किसी सरकारी संस्थान के आगे बैठ जाओ, अपना मूवमेंट चलाओ, अपना मांग रखो कि मुझे ये चाहिए। सरकार मना करेगी तब ना। किसान आंदोलन को देख लो, क्या विरोध हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल या 2 साल बाद हुआ ना। किसी ने किसी चीज़ का ब्लास्ट किया? सेम वही चाहते थे गांधी जी कि हमारा विचार हमारे देश के लिए क्या है वो होगा, अच्छा होगा। अगर हमारे देश को डेवलपमेंट चाहिए तो सच्चाई और नॉन वायलेंस चाहिए ही चाहिए। अब तुम लोग पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? पूछोगे ना, ऐसा इसलिए कि अगर वो नॉन वायलेंस नहीं होता तो आज हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं होता।
रिपब्लिक नहीं होता। रिपब्लिक होने का मतलब आज हम लोग वोट देते हैं ना प्रधानमंत्री को, आज हम लोग वोट देते हैं ना हमारे मुख्यमंत्री को, आज हम लोग वोट देते हैं ना हमारे अपने पंचायत के क्या बोलते हैं मुखिया को, ये हमारे द्वारा चुने हुए तो व्यक्ति हैं। यानी कि शासन आजकल किसका चल रहा है? हमारा चल रहा है ना। अगर नॉन वायलेंस होता तो बड़े लोगों का शासन चलता कि नहीं चलता? नॉन वायलेंस का मतलब क्या है कि हम मारपीट कर अपना शासन चलाएंगे, मतलब किसी की सुनेंगे नहीं। आज वायलेंस कम है, नॉन वायलेंस चल रहा है, इसका मतलब शांति से सब काम कर रहे हैं, कोई भी किसी को मार नहीं रहा है, कोई भी किसी को पीट नहीं रहा है। और नॉन वायलेंस के कारण ही आज हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवा है। प्रशासनिक सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे कि पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज या IAS जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज समझते हैं। एक पुलिस होती है ना देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए, नॉन वायलेंस क्रिएट करने के लिए, वायलेंस को नीचे दबाने के लिए। पुलिस अगर आज है तो किसके कारण है? नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस किसका कॉन्सेप्ट था? और लोग आज भी क्या मानते हैं? महात्मा गांधी बड़े बेवकूफ थे, और हम आज भी लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत बड़े चोर थे। क्या थे? कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि महात्मा गांधी क्या है? चोर है। और वो चोर इस प्रकार के है ना, वो आज पूरे भारतीयों में से लगभग 90% लोगों का दिल जीत लिए, दिल चुरा लिए हैं। क्या चुरा लिए हैं? चुरा लिए। इसका मतलब इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है भाई? आज हम उनको सैल्यूट करते हैं महात्मा गांधी को, उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति होगा हमारे देश को आज़ाद करने वाला। और उससे भी बड़ी चीज, देश को आज़ाद करने में उससे भी बड़ी चीज क्या थी? उनकी वो दो कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी चीज थी नॉन वायलेंस। अगर नॉन वायलेंस नहीं होता ना तो आज हमारे देश में बिहार अलग होता, राजस्थान अलग होता, उत्तर प्रदेश अलग होता, आपके उधर की साइड में केरला, कर्नाटक सब के सब अलग। क्यों अलग होते? क्योंकि उधर का राजतंत्र अलग चलता था, राजस्थान का राजतंत्र अलग चलता था। सारे राजा बोलते ना कि आज से हम राजा करेंगे, राजशाही करेंगे, आज से हम राजतंत्र चलाएंगे, आज से हम ये राजा प्रजा को देखेंगे। तो क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री आते? फिर तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट चलने लगता ना कि आज से फिर ये मेरे राजा हो गए, और राजा का ही राजा का ही बेटा क्या बनता था? आज हमारे पास क्या है कि आज आप मुखिया है, कल विधायक बनोगे, कल उसके बाद सरपंच ये बनोगे, वो बनोगे, धीरे धीरे आप चलते जाओगे, संसद के पास चले जाओगे, उसके बाद आप एक बार प्रधानमंत्री। आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जा रहा है। इसका कारण क्या है? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। और सबसे बड़ी बात वो कॉन्सेप्ट जो हमारे महात्मा गांधी ने हमारे अंदर लाया था, दैट इज नॉन वायलेंस। एक बात और है, तुम लोग बोलोगे ना कि सर आखिर गांधी जी कभी गुस्सा हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या कभी उनका खून खोला था कि नहीं खोला था? चाहे कितना भी यार व्यक्ति हो ना शांत व्यवहार का, कभी ना कभी गुस्सा तो होता ही है। तो महात्मा गांधी भी एक बार गुस्सा हुए थे, और वो डेट था 1942। 1939 में तुम लोग को हम लिखवा चुके हैं कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, ठीक है? 1939 में वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिशर अलग थे, यूएसए, ब्रिटिशर यूएसए एक साथ, और जर्मनी वाला और जापान वाला हिस्सा एक साथ अलग अलग लड़ते थे। तो ब्रिटिशर के जो लोग थे ना उतने ज़्यादा बलशाली नहीं थे, उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे जितने कि इंडियन सिक्योरिटी थी, इंडियन पुलिस सर्विसेज थी। आज जो हम लोग देखते थे ना, उस वक्त हमारे देश से लगभग 40 लाख लोग ब्रिटिशर की तरफ से लड़ने गए थे वर्ल्ड वार में। उसमें हमारे देश का नाम नहीं आता है कि भारत भी इसमें शामिल था, लेकिन 40 लाख लोग कम नहीं होते हैं। हमारे देश से लोग लड़ने के लिए गए थे। कहाँ लड़ने के लिए गए थे? ब्रिटिशर के साथ खिलाफ। किसके? जर्मनी। तुम लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। वो हिटलर जो जर्मनी का था, वो ऐसा व्यक्ति था ना जो मतलब मान लो कि पागल ही था। वो सोच लिया था कि मुझे पूरे देश पर क्या करना था? राज कर रहा था। तो ब्रिटिशर ने बोला गांधी जी से, क्यों गांधी जी से बोला? क्योंकि गांधी जी की बात सब लोग मानते हैं। गांधी जी से रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि गांधी जी एक काम कीजिए, आप कृपया ना आप कुछ नौजवान को हमें दीजिए, आप सबको समझाइए ना कि प्लीज आप इनके साथ जाइए, लड़िए, उसके बाद हम आपको क्या दे देंगे? आज़ादी दे देंगे। यानी कि ब्रिटिशर ने 40 लाख लोगों की कीमत हमारे आज़ादी से तोड़ी थी।
यानी कि 40 लाख लोग लड़ने जाएंगे ना, तो ब्रिटिशर ने बोला था कि हम आपका देश छोड़ देंगे। यानी कि गांधी जी तो एक बात संतुष्ट हो गए थे कि चलो चाहे इतना लोग मरे या जिए उससे हमें कोई मतलब, हमारा देश आजाद तो हो जाएगा ना। आज भी लगभग इतने सारे लोग मरते हैं, लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, चलो उसमें थोड़े अधिक लोग मरे, लेकिन आगे वाला जो व्यक्ति आएगा ना उसका भविष्य तो सही होगा ना। जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमारे यहाँ रिपब्लिकन आ जाएगा, रिपब्लिक आ जाएगा, तो हमारे यहाँ सारे के सारे सुविधा और बढ़ जाएंगे, ब्रिटिशर से तो अच्छी होगी ना। तो गांधी जी ने ये सोचकर सारे के सारे जो सिक्योरिटी, सारे के सारे जो पुलिस थे, नौजवान थे, उनको भेज दिया लड़ने के लिए कि जाओ तुम ब्रिटिशर के साथ लड़ो। उसमें से करीब 50% से 40 से 50% लोग मर गए। कितने परसेंट लोग मर गए? 40% मर गए। अब बताओ कि जब मर गए तो लोगों का गुस्सा किस पर आएगा, ब्रिटिशर पर या महात्मा गांधी पर? इसीलिए ना आजकल लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं किससे? महात्मा गांधी। और तुम लोगों ने शायद एक कहानी भी सुना होगा कि नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारा था, और गोली मारने का कारण कहीं ना कहीं यही वाला डिसीजन था कि आपने वहां जब भेजा 40 लाख लोगों को लड़ने के लिए, तो उसी वक्त आप ये क्यों नहीं बोले कि 40 लाख लोग जब हमारे पास हैं तो क्यों ना हम ब्रिटिशर पर ही हमला कर दें, है कि नहीं? ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग, नाथूराम गोडसे का जहां तक मुझे अंदाजा है कि उनका सोच यही था कि जब आप ये बोल रहे हो कि आप वहां जाके लड़ो, उनको भगाओ, तो वही काम आप इंडिया के साथ क्यों नहीं बोले कि आप ब्रिटिशर के साथ लड़ लो यार, वो खुद 2 दिन में मर जाएंगे। 40 लाख जो लोग हैं ना कम नहीं है, जब लड़ने लगेंगे ना तो अच्छे लोगों की हालत टाइट हो जाएगी। वो लोग लड़ लेते ना ब्रिटिशर से तो 4 से 5 दिन लगता ब्रिटिशर को यहाँ से भगाने में, लेकिन फिर भी गांधी जी ने डिसीजन क्या लिया कि ये इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेज के साथ लड़ेंगे। खिलाफ इसके? जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो गांधी जी क्या मूर्ख थे? उनको पता नहीं था ये बात? पता था। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारे देश में आग लगाने वाली बात हुई कि नहीं हुई? इसका एक डाटा है, और मुझे जहाँ तक ये डाटा लगता है ना एकदम 100% क्लियर है और एकदम सही है। और डाटा ये है कि अगर 40 लाख लोग ब्रिटिशर को मारकर भगा देते, अगर 40 लाख लोग ब्रिटिशर को गोली मारकर भगा देते, अगर 40 लाख लोग ब्रिटिशर को किसी भी चीज से मारकर भगा देते, ब्रिटिशर तो भाग जाते, लेकिन 40 लाख लोग के दिमाग में एक बात बैठ जाता, और वो बात जानते हो क्या है? कि कभी भी आपको जीत चाहिए तो किसी को मारना पड़ेगा, किसी को भगाना पड़ेगा। यानी कि हम बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे? गोली से, बंदूक से, लाठी से बात करेंगे। यानी कि हमारे देश की संप्रभुता के पर क्या हो जाता? और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि हमारे देश की एकता और ज्यादा टूट कर पड़ जाती। क्या हो जाती? बिखर जाती। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि ये हमारे देश में आग लगाने से अच्छा है ना कि इसको बाहर से ही आग लगाना, बाहर से ही इसको हटा दो। यानी कि उन्होंने कहा था, तो गांधी जी को थोड़ा सा विश्वास था मेरे ऊपर कि हाँ सच में वो लोग मान जाएंगे। लेकिन 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ब्रिटिशर का मन अभी भी भारत छोड़ने का नहीं था। अब गांधी जी थोड़े बहुत पिनिक रहे थे। 1942 आते आते, मतलब 3 साल आते आते, गांधी जी तो एक बात समझ चुके थे कि ये जो अंग्रेज है ना, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। यानी कि बाद में बोलेंगे कि ये करेंगे, और जब बारी आएगा करने का तो कुछ और कर देंगे। अब गांधी जी को आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। अब गुस्सा का मतलब ये नहीं कि बंदूक लेकर गोली मारना स्टार्ट नहीं। उन्होंने एक बात कही कि भारतवासियों, आपके पास एक ही मौका है ब्रिटिशर को भगाने का, और वो मौका यही सही समय है। तो आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये गांधी जी बोल रहे हैं कि करो या मरो, या तो कुछ करके कुछ हासिल करो, नहीं तो मरेगा, कोई फायदा नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू और डाई।
कबड्डी खेले हो कभी? यस सर। उसमें लास्ट वाला जो बच्चा लड़का बचता है तो बोलते हैं ना कि यार या तो जाकर किसी को मार के आओ नहीं तो मर गया, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। किसी को मार के आओगे तो कुछ जी जाएंगे और मर के आओगे तो चलो एक तो जीता, कोई एक पक्ष तो आया ना हाथ में। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला था या तो करो या मरो। करने का मतलब कि जो तुम्हें करना है भाई करो, लेकिन दूसरे को वाओ। उस वक्त हमारे देश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम लगभग सब लोग जानते हैं। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुम लोग शायद अच्छी तरह जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के इक्वलेंट थे, मतलब कि जिनकी जितनी मान्यता इनकी थी उतनी मान्यता उनकी भी थी, लेकिन वो भी गांधी जी के कट्टर विरोधी थे। गांधी जी थे नॉन वायलेंस वाले और वो थे वायलेंस वाले, मतलब मार देंगे हटा देंगे लेकिन हम बात नहीं करेंगे, किसी से कोई बात विचार नहीं। डायरेक्ट वही भगत सिंह वाला इनको आइडियोलॉजी था कि हम बात नहीं करेंगे, इनको भगा देंगे मार के। इसलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में पटती नहीं थी। लेकिन उन्होंने जापान जाकर क्या हो गया, बोल हो गए। सुभाष चंद्र बोस जापान जाकर हिटलर से मिले थे। एक कहानी थोड़ा सा और शॉर्टकट में बता। हिटलर से मिले थे और हिटलर से मिलना इतना आसान नहीं था। हिटलर आया, हिटलर को किसी ने बोला ना कि इंडिया से कोई नेता आया आपको मिलने के लिए, कोई व्यक्ति आया आपको मिलने के लिए। जाओ बाबू, कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया है इंडिया से। हिटलर के पास ये न्यूज पहुंचती है। हिटलर अपने कमरे से, अपने जो होता है रूम, उससे बाहर आता है। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा है। वो अपने रूम से बाहर आता है। सारे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, मतलब जो होते नहीं आपका नमस्ते हम जैसे बोलते हैं उस प्रकार के वो लोग ग्रीटिंग्स बोले, नमस्ते या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, या खड़े हो गए उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस खड़े नहीं हुए। हिटलर पूछा भाई आप खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने इंग्लिश में बोला, हिंदी में नहीं बोला। Why didn't you stand? उसने आपके सुभाष चंद्र बोस ने जवाब दिया, You are not the real. तुम असली वाले हिटलर नहीं हो। अब बताओ सुभाष चंद्र बोस को कैसे मालूम ये रियल वाला नहीं है, ये नकली वाला है? तो असली वाला कहाँ है? फिर वो रिटर्न हो गया। कौन? हिटलर रिटर्न हो गया। फिर एक दूसरा आया, सेम उसी प्रकार का शक्ल, उसका कॉपी था, डुप्लीकेट कॉपी। फिर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस खड़े नहीं हुए। सारे लोगों को ये अचंभा था कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, इसको कैसे मालूम चल जा रहा है कि ये वाला जो व्यक्ति है ना ये हिटलर नहीं है। फिर ये गया और एक और व्यक्ति आया और वो भी हिटलर ही था, और वो व्यक्ति आया, सब लोग खड़े हो गए और सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हो गए। इनको ये मालूम चल गया कि ये व्यक्ति कौन है, हिटलर है। उसकी चाल, उसके व्यवहार सब वो देख रहे थे कि जो कोई व्यक्ति देश पर राज कर रहा है ना, इतना बड़ा व्यक्ति है शासन करने वाला, वो उसकी चाल ढाल, उसकी भाषा साधारण तो नहीं होगी, कभी साधारण होगी? तो उसने पूछा कि आखिर आपको कैसे मालूम चल गया कि ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है? तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया कि सोने की परख सोनार को होती है। ये उनका जवाब था। सोने की परख किसकी होती है? अगर कोई हमें सोना दे तो क्या हम बता पाएंगे कि सोना क्या है? 4 घंटा लगेंगे पत्थर पर तब भी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एक जवाब दिया कि सोने की परख किसकी होती है? सोनार को। सेम उसी प्रकार उस ग्रेट पर्सनालिटी की परख एक ग्रेट पर्सनालिटी ही कर सकता है। मतलब एक अच्छे व्यक्ति को, एक महान व्यक्ति ही समझ पाएगा कि ये वाला व्यक्ति जो आ रहा है ये बहुत महान है। जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो ना, रोड पर चलते हुए मालूम नहीं चलता है कि ये बेवकूफ़ है, ये चालाक है। उसके बिहेवियर, उसके चाल ढाल, उसके शकल सूरत या उसके बात विचार से समझ नहीं जाता कि ये इंटेलिजेंट है कि नहीं है। सेम उसी प्रकार एक सुनार को उसकी सोना की परख रहती है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कौन? हिटलर।
और हिटलर ने उनको पहली बार एक नाम दिया था, एक पद दिया था, एक प्रोनाउंसिएशन दिया था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, सेम इसी प्रकार जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, सेम उसी प्रकार हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। किसकी? नेताजी। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक बहुत बड़ा फौज बनाया और उस फौज का नाम क्या था जी? आजाद हिंद फौज। उस फौज के मेन व्यक्ति थे, उसको पूरा कंट्रोल करने वाले व्यक्ति थे। और वो ना जितने भी वर्ल्ड वार में पकड़े गए थे लड़के व्यक्ति थे, उनको वहां से लेकर इंडिया के ही लोगों को लेकर यहाँ आए थे ब्रिटिशर के खिलाफ लड़वाने के लिए। उनको उन्होंने बड़ा सा सैनिक बना लिया था। वो जब सैनिक लेकर आए इंडिया में, तो ब्रिटिशर को तो मालूम चल चुका था कि अब हम लोगों का यहाँ ज़्यादा दिन जीने का रहने का कोई चांस नहीं है। तो वो लोग समझ चुके थे कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चारों तरफ से ब्रिटिशर की मतलब कि एकदम बेइज्जती होने लगी कि अब यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, यहाँ से मारो, ये करो, वो करो। धीरे धीरे 1946 तक एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आते हैं। 3 व्यक्ति में उस वक्त एक बड़े से व्यक्ति हैं जिनका नाम था माउंटबेटन भी एक व्यक्ति थे। माउंटबेटन उस वक्त के सबसे लास्ट वायसराय थे, जिसे हम लोग बोलते थे पहले गवर्नर। वो व्यक्ति हमारे देश के आज़ादी के समय वाले सबसे लास्ट और सबसे बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है। वो जब माउंटबेटन आते हैं ना, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि 15 अगस्त डेट नहीं फिक्स किया था। उन्होंने बोला था कि अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हो जाएगा? आजाद, फ्रीडम। 1946 में तो कैबिनेट मिशन आ गया था, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मिशन आया, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने हो? ये वो व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी पॉपुलर है ना, पाकिस्तान में जाओगे तो जिन्ना साहब क्या है? पॉपुलर। वो उस देश के आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो 1946 में ही जिन्ना साहब ने बोल दिया कि नहीं, जब देश आज़ाद होगा तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि इंडिया एक अलग कंट्री होगी और पाकिस्तान एक अलग कंट्री। अब हो गया हमारे देश में बवाल। क्या हो गया? बवाल। हमारे देश में होगा बहुत बड़ा बवाल। सब लोग सोच रहे थे कि अरे हम तो अभी अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाए, और अभी से टुकड़ा वाला बात कर रहा है कि अभी से ही पाकिस्तान अलग हो जाएगा। कुछ देर के बाद कोई बोल रहा था ना कि हैदराबाद अलग हो जाएगा, कोई लोग बोल रहा था ना कि राजस्थान अलग हो जाएगा, कोई बोल रहा ना कि ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना वेस्ट बंगाल का, ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार लोग अपना क्षेत्र मांगने लगे। गांधी जी को तो एक बात समझ में आ गई थी कि अगर यहाँ शांति से बात विचार नहीं किया गया तो हमारा देश आज़ाद तो होगा, लेकिन टुकड़ों में बट गया है। बटेगा कि नहीं बटेगा? यस सर। पाकिस्तान अलग हो गया, राजस्थान अलग हो गया, तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश अपना राज्य बना लिया, बिहार अपना राज्य, कलकत्ता अलग, तो सब के सब अलग हो जाए कि नहीं हो गए? आज हम लोग बिना टिकट के, बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के आज हम लोग कोलकाता चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। अगर ये अलग हो जाते तो क्या हम लोग जाते? नहीं। तो गांधी जी की एक सोच थी, उन्होंने बहुत मनाया उनको जिन्ना साहब, लेकिन जिन्ना साहब मानने वाले नहीं थे। उनका एक ही क्या नाम था कि या तो देश को आज़ाद करवाओ, नहीं तो युद्ध होगा। और फिर हमारे देश में युद्ध होगा, इसका मतलब कि युद्ध करवाने के बाद हो सकता है कि ब्रिटिशर यहाँ से ना जाए। तो गांधी जी ने ये सोच लिया कि भाई ब्रिटिशर को भगाना है ना, तो पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा। और ब्रिटिशर की ये चाल थी, वो जानते थे कि अगर इंडिया में फिर से शासन करना है तो फिर से इन लोगों में लड़वा दो। और लड़वाने वाला शब्द क्या था? हिंदू और मुस्लिम, जो कि आज भी ये खत्म नहीं हो पाया है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो शब्द सुनते हो ना, हिंदू और मुस्लिम, ये सारे के सारे एक मानव हैं और सारे के सारे एक इंडियन हैं। ये अलग अलग कास्ट और रिलीजन के नहीं हैं। हम सब इंडियन हैं यार, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्या आप लोग कभी भेदभाव करोगे किसी से? नहीं सर। चाहे किसी भी देश में जाओ,
हम इंडियन है तो इंडियन है, आप लोग ब्रिटिशर है तो आप लोग ब्रिटिशर है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भले ही आप लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, कोई बात नहीं, आप लोगों का समय था राज किया, आज हम लोग का समय है। ठीक है, तो जिन्ना साहब के ही कारण पाकिस्तान अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। तो हमारे देश के आजाद होने से जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान क्या हो गया? अलग। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अब हमारे देश में लोगों ने सोचा कि आजाद तो हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। कुछ ऐसे राजशाही अभी भी चल रहे थे। राजस्थान में अलग चल रहा था, उधर केरला कर्नाटका साउथ वाले एरिया में अलग चल रहा था, इधर नीचे वाले एरिया में अलग चल रहा था। मतलब कि हर एक हिस्से में अलग अलग राजतंत्र थे। तो गांधी जी और बड़े बड़े व्यक्तित्वों का मानना था कि अगर हमारे देश को एकजुट रखना है ना, तो इसके लिए कुछ रूल, कुछ कानून आना चाहिए। इधर कुछ कानून आना चाहिए। और कानून के तौर पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक संविधान बनाएं। संविधान बनाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में तुम लोग लिखवाया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना, वो थे भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? इसलिए वो हेड बने। एक तुम लोग ना, हमारे यहाँ एक व्यक्ति का नाम, आज हम लोग छपरा जिला से है ना, छपरा जिला से। यस सर। हम लोग अपने पहले राष्ट्रपति के नाम किसका पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट हुआ था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा के थे। छपरा या सिवान बोल लो, बात यही की। वो ना पहले हमारे संविधान सभा के क्या बने थे? स्थायी सदस्य के अध्यक्ष बने थे। जहां हमारा संविधान बन रहा था, उसके जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, उसमें जो सबसे हेड थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सोच लो, एक बिहार के व्यक्ति इतने बड़े पद पर चला गया उस वक्त, कितनी गौरव की बात है हमारे बिहार में, यस सर। है कि नहीं? यस सर। और वो व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति बने हमारे इंडिया के। एक और प्राउड की बात, एक तो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा कि हमारे प्रेसिडेंट पहले वाले कौन थे? धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हम लोग गांधी जी के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में भी जान लिए। गांधी जी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो समझ चुके कि अब धीरे धीरे हमारा देश लाइन पर आ जाएगा, अपना संविधान बनने लगा। बहुत सारी इसमें दुविधाएं थी, कभी और बात करेंगे इस पर। गांधी जी 1948 में 30 जनवरी 1948 में क्या हो गया? शॉर्ट डेट का मतलब कि किसी ने उनको मार दिया, और मारा जानबूझकर। उनको मारने वाला व्यक्ति के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एंड हिज नेम वाज गोडसे। कभी फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कभी चैप्टर पढ़ाएंगे तब। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और बाय।